हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो आज हम करने वाले सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो आया था ईयर 2020 में। तो आज हम करने वाले हैं इस वाले जो क्वेश्चन पेपर था उसके 1 मार्कर करने वाले हैं। तो जो दिल्ली में आया था या आउटसाइड दिल्ली सेट थे उन सारों के आज हम जो 1 मार्कर क्वेश्चन करेंगे। बट इस वाले वीडियो में हम सिर्फ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है उसके 1 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो मोस्टली 10 आते हैं। तो हमें पता है जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है उस वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 40 जो कि मैक्रो का और 40 जो इंडियन का है। तो मैक्रो में क्या होता है, 10 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा ही सेम इंडियन में होता है, 10 मार्क्स के एमसीक्यू और 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आज हम करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो 10 एमसीक्यू होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईयर 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 2020 ईयर में आया था। सबसे पहले देख ले फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में डैश। तो हमें यहाँ पे एमसीक्यू फिलअप करना कि अगर कोई भी सेंट्रल बैंक है उसको इकोनॉमी में जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, तो अगर कोई भी सेंट्रल बैंक है उसको इकोनॉमी में जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना है, मतलब कि जो कोई भी इकोनॉमी है उसमें जो भी पैसा है उसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो ये वाला बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट से सिक्योरिटी बाय करेगा तो सेंट्रल बैंक के पास तो सिक्योरिटी आ जाएगी, बट जो मनी है वो इकोनॉमी में दोबारा से रिलीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होने के बजाय इंक्रीज हो जाएगी। सी देखते हैं, रिड्यूस रिजर्व रेशो। तो जो रिजर्व रेशो होता है जो कोई भी कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, CLR या फिर SLR। तो ये सारी चीजें जो कोई भी सेंट्रल बैंक है उसको मेंटेन करने पड़ते हैं कमर्शियल बैंक को। तो वो अगर उसको रिड्यूस कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक है उसके पास जो मनी है वो तो कम रह जाएगी, बट जो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो क्या कहाँ चला जाएगा, इकोनॉमी में चला जाएगा। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। सी देखते हैं, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अगर वो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल कर देगा तो जो पैसा है वो तो कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा, जो सिक्योरिटीज है वो मार्केट में चली जाएंगी। तो ये वाला हमें सही लग रहा है थोड़ा। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं। रिड्यूस रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है अगर कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अगर वो जो इंटरेस्ट है उसको रिड्यूस कर देगा तो जो ज्यादा पैसा वो कहाँ चला जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास, और वो इनडायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, इकोनॉमी में चला जाएगा। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो जो बी ऑप्शन है फर्स्ट वाले का वो बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं सेकंड फिलअप पर। डैश डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन्स। तो वो कौन सा डेफिसिट है जो इंक्लूड करता है इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी गवर्नमेंट का, जो उसने पिछले साल या उससे पहले कभी लोन लिया था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो उस वाले डेफिसिट में इंक्लूड होता है। तो हमें पता है बजटरी डेफिसिट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट होते हैं उसमें इंटरेस्ट पेमेंट का कोई चक्कर नहीं होता, वो उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो रेवेन्यू डेफिसिट को तो आप भूल ही जाए। और जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो सिर्फ करंट ईयर का जो लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो इंक्लूड करता है। तो बच गया हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट, जो पास्ट ईयर के जो लोन होते हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है वो फिस्कल डेफिसिट इंक्लूड करता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड 1 मार्कर कर, जो है ट्रू या फिर फॉल्स। तो हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखी है, वो हमें बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट है, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। तो इन्वेंट्री है वो एक स्टॉक वेरिएबल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्टॉक वेरिएबल वो होता है जिसको हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, जैसे इस टाइम पे इतनी पॉपुलेशन या फिर इस टाइम पे एक बॉक्स में इतने पेन्स है। तो इन्वेंट्री में हम देख सकते हैं कि इस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इस वाली इन्वेंट्री में इतने बॉक्सेस है या फिर इतनी चीजें हैं। तो ये स्टॉक वेरिएबल है। तो जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ एमसीक्यू पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। तो इनमें से कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सोनल। तो जो डिफेंस पर्सोनल्स होते हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म दी जाती है, तो उनके फैक्टर पेमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है, क्योंकि वो उनकी एज अ काम का हिस्सा है, इसलिए वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। सी देख लेते हैं, रेंट पेड टू द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग। तो जो ओनर है उसकी कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर उसको रेंट पे करना पड़ता है, तो वो क्या है, वो भी एक फैक्टर पेमेंट है क्योंकि वो उसने अर्न करी है। बी देख लेते हैं, सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसको अगर हम सैलरी देंगे तो उन्होंने अर्न की है, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट है या फिर उनको ऐसे ही नहीं मिली है, तो वो हाँ वो एक फैक्टर पेमेंट है, वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो हमारे पास डी ऑप्शन रह गया, वो बिल्कुल सही है कि जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दी जाती है वो उनके लिए फैक्टर पेमेंट नहीं है, उन्होंने उसके बदले में कुछ दिया नहीं, सिर्फ उनको मिला है, इसलिए जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट की वो फैक्टर पेमेंट नहीं है। तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फिफ्थ एमसीक्यू पे चलते हैं।
इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए ऑप्शन, एग्रीगेट डिमांड एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में भी एग्रीगेट डिमांड वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। बी देख लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो कोई भी इक्विलिब्रियम हो, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो, हर वक्त हर जगह एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी हर वक्त कोई भी इकोनॉमी में रहती ही है। तो ये वाला तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उसका करेक्ट अल्टरनेटिव है ये दोनों। आगे चलते हैं, सी देख लेते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रखा है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज होंगे, अगर हो गए तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है कि उसमें फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रखे हैं रिसोर्सेज। तो डी देख लेते हैं, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है, ये उसका जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उसका करेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि अगर फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो गए तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन जाएगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका। 6 देख लेते हैं, एक बार फिर से ट्रू और फॉल्स आ गया है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो जो भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड डील करते हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन क्या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगर एग्जांपल ले तो जो LIC है वैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, बट क्या वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है? आप वहां पे जाके अपना पैसा जमा कराते हो जब चाहिए जब आप उसको निकाल लेते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं। एक और फिलअप आ गया, कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फैक्टर इनकम कंपोनेंट इज नोन एज। तो जो कंबाइंड फैक्टर इनकम होती है जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते कि ये इस चीज की इनकम है इस चीज की फैक्टर इनकम है, उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन से वाले चैप्टर से आया है, ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर से आया है। और जो इनकम मेथड है उसमें हमें पता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो जो मिक्स्ड इनकम होती है वो एक ऐसी कंबाइंड इनकम होती है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने न्यूमेरिकल में देखो तो आपको मिक्स्ड इनकम ही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा कि इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, नहीं, सिर्फ मिक्स्ड इनकम होता है। तो इसका आंसर क्या है? मिक्स्ड इनकम। तो फुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो 8 वाला देख लेते हैं, if the marginal propensity to save is equal to 0.25 and initial change in investment is rupees 250 crores, then the final change in the income would be। अगर हमारे पास MPS है 0.25 और इनिशियल चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, मतलब डेल्टा आई हमारे पास क्या है? रुपीज 250 करोड़। तो हमें बताना कि इससे जो इनकम है उससे उसमें क्या चेंज आया। तो हमें इसमें निकालना है, हमें इसमें डेल्टा वाई मतलब जो इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में क्या चेंज आया हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम के का फॉर्मूला लिख लेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो अगर हमें पता है कि MPS क्या होता है, यही होता है 1 माइनस MPC। तो अगर हम यहाँ पे 1 माइनस MPC की जगह अगर हम MPS रिप्लेस कर दे तो हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बाय, तो हमारे पास MPC क्या है? 0.25। अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ से हटाए और इंटू 100 कर दे तो 25 बन जाए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो के हमारे पास आ जाएगा 4। तो के हमारे पास यहाँ पे 4 आ चुका है। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो के की वैल्यू में पता है 4, डेल्टा वाई हमें निकालना है तो हम यहाँ पे दोबारा डेल्टा वाई लिख लेंगे और डेल्टा आई कितना है? 250। अगर हम इसकी क्लोज मल्टीप्लीकेशन करें तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 250, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो जो हमारा ऑप्शन ये है ₹1000 करोड़ वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफाइन द टर्म पब्लिक गुड्स। तो हमें पब्लिक गुड्स को डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं विच एक्चुअली सेटिस्फाई कलेक्टिव कंजप्शन नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब कि जो भी सारी पब्लिक को जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे पब्लिक गुड्स कहलाते हैं, जो उनकी कलेक्टिव नीड्स को फुलफिल करते हैं उसे पब्लिक गुड्स कहते हैं। जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फ्रेश एयर, वाटर एक्सेट्रा, तो ये सारे पब्लिक गुड्स है। अब हमारा 10th फिलअप देख लेते हैं आखिरी, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में चेंज इन स्टॉक। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल
फॉर्मेशन। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर से, जो लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें से लिया गया ये वाला क्वेश्चन, तो आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। एक लास्ट फिलअप और देख लेते हैं एमसीक्यू। व्हेन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज 840 crores एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, देन द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी वुड बी। तो हमें बताना कि हमारे पास जो नॉमिनल जीडीपी है वो तो हमारे पास है ₹840 करोड़, और जो प्राइस इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है 120 करोड़। तो हमें क्या निकालना है, रियल जीडीपी निकालनी है। तो हमें पता है रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय में प्राइस इंडेक्स इंटू में 100। तो हमारे पास क्या है, नॉमिनल जीडीपी कितना है 840, प्राइस इंडेक्स कितना है 120 इंटू में 100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा ₹70 करोड़। तो सबसे पहले देख लेते 70 करोड़ किधर है, तो ये ऑप्शन है ₹70 करोड़। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना था और आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो ये था सीबीएसई ईयर 2020 का जो क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था, उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थे उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सारी कंप्लीट कर लेंगे, जो 10 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपको जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो आपको जरूर देख लेने चाहिए, और अब की बार तो जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 टर्म में होगा, तो आपको डबल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।